हाय एवरीवन, वेलकम टू द अधुना प्रोजेक्ट। आज हम लोग कुछ इंट्रापार्टम प्रैक्टिसेस पर चर्चा करेंगे। तो मेरा जो पहला सवाल है वो रोहन आपसे है। जी मैडम। कि हम लोग क्वालिटी ऑफ केयर के बारे में तो बहुत बात करते हैं और ये पॉजिटिव चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस ये क्या होता है, क्वालिटी ऑफ केयर क्या होता है, उसके बारे में आप थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। एब्सोल्युटली मैडम। तो जब हम देखते हैं, WHO ने कहा है कि जब हम क्वालिटी ऑफ केयर स्पेशली इन हेल्थ केयर बोलते हैं तो वो एक इफेक्टिव, एफिशिएंट, इक्विटेबल, सेफ, पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक माँ को एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे वो एक हेल्थ सेफ प्रेगनेंसी और डिलीवरी मैनेज कर पाए। अगर देखें पॉजिटिव चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस तो हम देखते हैं कि एक वुमेन का जो प्रायर पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो उनके सोशल कल्चरल बिलीफ्स है, वो उनको एक्चुअली मिल पाए। एंड बिसाइड्स दिस ऑब्वियसली हम एक सेफ बर्थ और सेफ डिलीवरी की भी अपेक्षा रखते हैं। अगर हम क्वालिटी ऑफ केयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ देखें तो इट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी, जो सेफ इज द ट्रेनिंग, इज द कैपेसिटी टू डिलीवर द चाइल्ड देयर और नो, प्लस अपने ह्यूमन रिसोर्सेज इनफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है कि नहीं, जो डिग्निटी हम दे सकते हैं वो महिला को जो डिलीवर कर रही है, जो उनके कंपेनियन उनको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, वो एक्चुअली क्वालिटी ऑफ केयर हम कहते हैं, स्पेशली जो महिला को दे सकते हैं। जब हम WHO के बारे में हम देख रहे हैं, वो दो एक्चुअल क्वालिटीज को एक्चुअली देख रहे हैं। एक है प्रोविजन ऑफ केयर और एक होता है एक्सपीरियंस ऑफ केयर। तो जब हम प्रोविजन ऑफ केयर के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा एविडेंस बेस्ड रूटीन एंड इमरजेंसी प्रैक्टिसेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर जब हम एक्सपीरियंस ऑफ केयर बोलते हैं तब हम वो डिग्निटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब हम वो महिला को बता पाए कि क्या उनके साथ हो रहा है, क्या दवाई दे रहे हैं, क्या किस पोजीशन पे पहुंचे हैं जहाँ पे हम डिलीवरी के लिए कुछ अलग करने वाले हैं, उसको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और जितना हम एक्सपीरियंस ऑफ केयर के बारे में उनको बताएं, दे फील मोर कंफर्टेबल। तो द एक्सपीरियंस ऑफ केयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द प्रोविजन ऑफ केयर। एंड जनरली ये नॉन क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर और चाइल्ड बर्थ है, वो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। एंड इसलिए एक क्वालिटी ऑफ केयर वो वुमेन और उसके फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई फील कि जो एक्सपीरियंस है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एज अ जो हेल्थ केयर प्रोवाइड हम लोग करते हैं, हमको लगता है हमें ये काम कर लेना चाहिए, लेकिन वो काम हम कैसे कर रहे हैं, वो केयर कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट एक महिला को लाता है। एब्सोल्युटली वंडरफुल। डॉक्टर रोहन, यू रियली स्पोक वेरी वेल। बहुत अच्छे से आपने WHO का जो प्रोटोकॉल है अच्छे से हमको समझाया। नाउ मेरा दूसरा भी क्वेश्चन डॉक्टर सुप्रिया के लिए है। डॉक्टर सुप्रिया, प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ पे हम क्वालिटी ऑफ केयर, जैसे एक स्टैंडर्ड होती है केयर की, वो कैसे सुधारी जाए? आपको क्या लगता है कैसे कर सकते हैं हम? थैंक यू मैडम इस क्वेश्चन के लिए। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें ये जॉइंट एफर्ट से करना है। देयर इज़ अ सर्कल एलिवेटिंग द केयर थ्रू कोलैबोरेटिव सर्कल। ऑल ऑफ अस, मतलब जिसको मिलजुल के काम करना, वी हैव टू फोकस ऑन ऑल द एरियाज स्टार्टिंग फ्रॉम द गायनेकोलॉजिस्ट। हमारे सिस्टम में हमारे स्टाफ नर्सेज, वार्ड बॉय, सब लोग का कोलैबोरेटिव मिला जुला इफेक्ट से ही काम अच्छा होता है। क्वालिटी ऑफ केयर इम्प्रूव करना है। लाइक अगर हम एवरी डे एक चेकलिस्ट को देखें, देन वी कैन सी दैट कहाँ पे वो गैप है, वी कैन सी द फिल अप द गैप्स, कहाँ कमी है, सो दैट कि ऑल द पेशेंट्स कैन गेट द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स, बेस्ट सपोर्ट, एंड दिस गिव्स टोटल सेटिस्फैक्शन टू द पेशेंट, or every patient receives the best quality care in that system. So that is a very very important thing, but still there are so many challenges. ये इतना आसान भी नहीं है कि हम सब कुछ इकट्ठे आराम से कर सकें, बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। मैडम, हम लोग के पास सारा सामान, हर हॉस्पिटल में उतना रिसोर्सेज नहीं है, ट्रेंड और स्किल्ड स्टाफ नहीं है। देन बहुत सारे चीज़ जैसे इक्विपमेंट्स, हम लोग को बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, जो भी हमारे फैसिलिटी में चाहिए वो हमारे पास उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। दूसरा कि हम अगर हमारे यहाँ संभाल नहीं पाए, हम कहीं भेज रहे हैं, रेफरल सिस्टम इज़ वीक, वी डोंट हैव इनफ एम्बुलेंसेज,
oxygen, everything, so that we can transfer the patient properly to the other centers. Third thing is social and cultural norms are there. Gender bias तो हर जगह है, उस वाले चीज़ में कि कोई महिला का कुछ हो रहा है तो people don't care so much. तो there are many challenges and overburden in a system. हमारे पास resources कम है, hands कम है, manpower कम है, and we have lots of the burden is more. तो ये सब challenges आते हैं. तो private sector में we need to be collaborative. We have to join hands with all the sections and we can do our best. थैंक यू डॉक्टर सुप्रिया, आपने बहुत अच्छे से कहा. हमने अवेयरनेस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे अवेयरनेस क्रिएट किए हैं, लेकिन उसकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए अभी काफ़ी आवश्यकता है. कितने सारे एरिया में हम लोग अभी भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाए तो अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, अपनी डॉक्टर्स को ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा. Yes, ma'am. सो इंट्रापार्टम केयर में क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग काफ़ी सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. तो ये सब टूल्स क्या हैं, उनका कौन सा समय है जब हम उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे इंदिरा जी? यस, थैंक यू मैडम. एक्चुअली फॉर ए पॉजिटिव चाइल्ड बर्थ के लिए 3 चीज़ों का ज़रूरत होता है. फर्स्ट इज़ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ड्यूरिंग डिलीवरी. सेकेंड इज़ द इवैल्यूएशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन. अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, द हेल्थ पर्सनल जो अटेंड करते हैं यू कैन आइडेंटिफाई द कॉम्प्लिकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल. द थर्ड थिंग इज़ द मैनेजमेंट. फर्स्ट थिंग इज़ द मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट. एक्चुअली हम मॉनिटरिंग 1960 से स्टार्ट किया है. ऑब्जेक्टिव वे टू हाउ टू मॉनिटर ए प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग डिलीवरी. उस समय जो फ्रेगमेंट दिया था, एक सिंपल रूल था. If a patient goes into labor after 3 cm, at that time active phase of labor was considered 3 cm. From that, if you consider 1 cm per hour rule, then if a woman does not deliver within that predictable time, then a labor थोड़ा सा delayed progression होता है. Then with a partograph, and that is a very objective way of assessment of delivery. जो वुमेन होता है वो ठीक से 2 पार्ट होता है, एक डिसेंट होता है और डायलेटेशन होता है. दो देर आर 2 lines are action line and active line and action line is there. So a healthcare personnel can identify whether this labor is progressing normally or any action is needed. Then he or she can inform the gynecologist who is on duty, so that action can be taken properly. Then now the WHO partograph is more easy, and after that they have done this dilatation after 4 cm. So at that time there is a objective way to monitor the pulse, blood pressure, and also dilatation and also descent of the baby. Now we are following the WHO labor care guideline after 2018. It is more easy, and they have considered the active line starts from 5 cm onwards. So your monitoring time has been reduced. Previously we used to tell whether the patient has gone into active phase of from 3 cm to 10 cm. We are having long active phase of labor. Now they have stated that from 5 cm onward you have to give a one-to-one labor care to give a support to the woman who is in labor from 5 cm onwards towards full dilation. So it will be more objective way you can assess the pregnant woman who is on delivery, and you can identify where is the complication, whether the descent is proper or not, or the dilatation is proper or not. Then you have to have an action plan and you can manage it properly, so that you can avoid any complication. वंडरफुल. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यूनिफॉर्मली एक ही चीज़ को जो लेबर केयर गाइड है उसको सब लोग फॉलो करेंगे, तो हम लोग जो है अपनी अलर्ट और एक्शन लाइन को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं ऑन अ लार्जर स्केल, और जल्दी से जल्दी कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं. Anything that is labor, if you objectively see, somebody will do a provisional assumption. Someone may tell it is 3 cm, another person may tell it is 4 cm. We don't have any objective way to identify. So if you plot, go on plotting, and from first year postgraduate will start them teaching how to plot, and then at the end of 3 years they can do it properly, and it will be passed on to the next generation. Wonderful. Thank you so much. I would like to ask Dr. Ritanjali.
ये जो लेबर केयर गाइड है उसका व्यवस्थित और कंसिस्टेंट यूज़ कैसे किया जाएगा? और मुझे ये भी पूछना है कि प्रसव के दौरान, मतलब व्हेन द डिलीवरी इज़ हैपनिंग, वो टाइम क्वालिटी ऑफ केयर के रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर जो होती है उसकी भूमिका पर भी आप थोड़ी विस्तार से बताइए। धन्यवाद मैम। आपका जो पहला क्वेश्चन है, हमको कैसे वो जो लेबर केयर गाइडलाइन, हमको कैसे हमारा पैरामेडिक्स और जो नर्सिंग ऑफिसर्स है नॉर्मली वो लोग हमारा कंटिन्यूस वो कांटेक्ट में आते हैं, तो हम लोग को इनको सिखाना है कैसे वो पहले असेस करेंगे। सब प्रेगनेंसी पेशेंट को पहले कैसे असेस करेंगे, मैटरनल और फीटल वेलबींग, उनका फीटल हार्ट देख के, मैटरनल पल्स और बीपी देख के, और जैसे इंदिरा मैडम ने बताई वो पार्टोग्राफ को रिकॉर्डिंग कैसे करना है उन लोगों को हम बताएंगे। फिर उसके बाद उनको रिकॉर्ड वो पार्टोग्राफ से करेंगे, फिर कहाँ पे है उनको चेक करना है। वो जो पार्टोग्राफ है अगर उनका अलर्ट लाइन क्रश हो गया और एक्शन लाइन तक आ गया और कहाँ पे भी वो डिसेंट नहीं हो रहा है ठीक से, या मेकोनियम स्ट्रेन आ गया, तो वहीं पे कहाँ पे इंटरवेन करना है, तो असेस करके रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद उसको चेक करेंगे, फिर उसके बाद दे विल प्लान फॉर द डिलीवरी। सो वी हैव टू मेंटेन and tell them how to monitor it continuously so that they will land in a particular decision, and they can call at the time of need when the gynecologist or obstetrician should come and take a proper decision. We have to monitor this like this. And coming to respectful maternity care, ma'am, it is a very important thing. Now it has been seen by researchers so many things. India is doing a lot of things to reduce the maternal mortality, ma'am. It has been seen till now also we are not being able to reduce the maternal mortality equally in all sectors of the population. So it has been seen sometimes the respectful maternity care as such, according to the White Ribbon Alliance of 2011, if we provide the respectful maternity care to all the obstetric patients, they are coming to us. RMC means it should be a dignified care. So when the patient comes, we should give such an environment. हमको ऐसा करना है उसको जो पता चले कि हम जैसे घर में डिलीवरी हो रही है, इतना उनको हमको कॉन्फिडेंस में लेना है। तो वो उनका जो जो प्रॉब्लम है हमको बताएगा, कहाँ पे भी कोई तकलीफ़ हो तो वो बता देगी हमको। फिर उसको हम थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन करना है, उसको अच्छे से बात करना है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि वो दिखाता नहीं एपिसोडमी को ले तो हम चिल्ला लेते हैं, कभी फिजिकल भी कुछ अब्यूज़ कर लेते हैं। तो हमको ये अच्छी तरह से उसको समझाना है। जो भी हम प्रोसीजर करते हैं या वो हमारा दीदी लोग करेंगे, नर्सिंग सिस्टर्स करेंगे, तो उनको वो समझाना है कि मैं अभी तुमको इंटरनली दिखना चाहती हूँ, क्योंकि पता चलेगा कितना खुला है आपका, वो नॉर्मल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसे भी हमको कंसेंटेड केयर करना है उसको, उसका कंसेंट लेके हमको सब कुछ। इवन इफ यू नो देयर इज ए फिटल डिस्ट्रेस, वी हैव टू डू सिजेरियन सेक्शन। इफ द पेशेंट इज नॉट विलिंग और शी इज नॉट गिविंग कंसेंट, वी हैव टू राइट डाउन इन ए रिकॉर्ड कि शी इज नॉट विलिंग फॉर सिजेरियन, बट वी कैन नॉट impose her कि you have to do cesarean section. So it should be consented. We should take from her. Then and it should be confidential care. We should not. This is a very much required. So a patient tells some history of her to us, and obstetricians they believe more. Sometimes it happens before marriage also. They should have some pregnancy termination something. They they confidentially tell us. We should not disclose these things to others, and that should be a confidential care. And definitely we should not do non-abandonment. We should not be denying any care. According to Suman also, this is the Suman project, we have to be, we are also responsible for that. If we will not provide the care, we will be also punishable. And so we should not deny for the care at any situation if it is possible at our setup and through us. Then there should be no physical abuse. We have already told so many times, we have been also, some doctors and sisters have been sued for that also. So we should not, even if we are getting, sometimes we feel this, almost all of us must have felt this during episiotomy specialist teaching. They don't sew and there will be bleeding, there will be so, we will be little bit irritated, but there should not be at least physical. We should try maximum to explain her ki this will not be. Then no abuse related to cost. We know there is almost everything is being borne by the government. Now we are doing cesarean section immediately without a single pie from the patient. So there will be no out-of-pocket expenditure, should be nil in all these cases. Then equity in access. We should treat all the patients
with the equality, irrespective of the religion, with caste, and also the status of the patient. We have to take care of all patients equally. And one more thing, we have to be very much sensitive about the culture of that patient. Sometimes we are conducting delivery in different, in some community I have seen, after delivery they will tell and will whisper in the ear of the baby something we have to whisper. So we should give some respect. Even if they are telling something which is not allowed, we should speak in such a language she will understand that no, she is telling for the betterment of my patient. This should be done. And the most, last but not the least, most important is the emotional support. All of us know, because we are all ladies, we have gone through this process of birth, how much painful it is we know. So when a patient is coming to us for delivery and with such a pain moment, at least we should never be harsh or tell something like that. We should remember what we underwent at that situation, so that we can never be harsh to that patient. So that's all about the respectful maternity care, and it has been seen. And also allowing a birth companion, that is most important. Now we are allowing birth companion, and that is identified from the antenatal period checkup itself. And the birth companion should be a friend or a relative or some supporter who has already undergone or who has seen the process of delivery, and she knows what are the complications possible, where to intervene, where to call the doctor. So birth companion also should be by her choice. So these are the things we have to think. We have to see in the privacy, respect and cultural sensitivity. बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया, और हर एक को ये जानना चाहिए कि अगर मातृत्व केयर हम दे रहे हैं तो ये संपूर्ण तरीके से उसको ओवरऑल पूरा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसको एकदम सम्मानजनक बर्ताव होना चाहिए, और सब इमोशंस, बर्थ कंपेनियन, इतने सारी चीज़ें आपने बताई। इसके साथ ही हमको डिलीवरी कंडक्ट करनी है, ना कि उसको थोड़ा हिट करके, ना कोई चिल्ला के, ये सब बंद होनी चाहिए। और इसके साथ देखो कैसे स्मूथ डिलीवरीज हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एक्चुअली हम लोग इतना रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के बारे में बात कर रहे हैं, या सम्मानजनक प्रसव की जो देखभाल है, तो नीलम जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो सम्मानजनक प्रसव की देखभाल है, इसकी जो सर्विसेज या उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम किसी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं कि वो पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और काउंसलिंग को भी हम लोग जो है प्रदान कर सकें? जी मैडम, आप मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्वेश्चन मैडम बहुत ही अच्छा है। पोस्टमार्टम पीरियड इज द वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड आफ्टर डिलीवरी अप टू द 48 आवर्स एंड फ्रॉम 88 आवर्स टू 6 वीक। both part is very important, but 48 hours is the very crucial time, and at that time उस पीरियड को मुझे बहुत रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमको करना है कि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन आइदर इट इज मेटरनल मोर्टेलिटी और नियोनेटल मोर्टेलिटी 48 आवर्स में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो जिसमें तो हमारा भी फैसिलिटी होनी चाहिए, और साथ साथ उनके फैमिली मेम्बर्स को भी हम अपने कॉन्फिडेंस में लेके उनको भी हम ट्रेंड करें कि किस तरह आप पोस्टमार्टम पीरियड में पेशेंट को और बच्चे का केयर करें। क्योंकि अभी भी मेरे समाज में जेंडर को लेकर के तो उस समय लोग बहुत एबनॉर्मल लैंग्वेज वगैरह यूज करते हैं, जिसके कारण मदर्स को बहुत हर्ट होता है, और दैट इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ द maternal mortality rate. So to improve for this, the 48 hours is the very crucial time for the mothers and the newborn baby, and at that time we support the patient and the neonates, and also convince to the family members, either his husband, mother-in-law, sister-in-law, anybody of the brother. And after that we must convince to the patient, not only to the patient but also the family members, to at least 4 visits is necessary for the betterment of the postpartum period, and at that period we must ask about the
bleeding, about the fever, about the bad smelling discharge and anything. If these are happen, then we treat accordingly. And next, we have to a psychological support to the patient also. It is very important to psychological support and ask the patient, not patient, for the family member, the proper nutrition, proper rest and proper environment to the mother. So the maternal mortality and the neonatal recovery period is better. And after that, in the postpartum period, we also discuss about the further family planning and spacing of the pregnancy, and so unwanted pregnancy not to be happen, मैंने नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो फिर कैसे हम उसको मैनेज करें कि हम एबॉर्शन नहीं करा सकें, और इसके लिए भी हम उससे खुल के बात करें और उनके फैमिली मेम्बर से। और इसी टाइम में अगर पेशेंट मेरे पास फर्स्ट टाइम आती है रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी, मैं उसी समय से उसको कन्विंस करूं कि फर्दर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, व्हाट आर द सिचुएशन ऑफ दिस फैमिली एंड द पेरेंट्स जो कंसीव किया है कि तुम्हारी क्या नीड है, उसके हिसाब से उसको हम कन्विंस करें कि फर्दर आपको क्या गाइडलाइन लेना चाहिए। दैट्स वाई द 9 month इज वेरी सफिशिएंट टू डिस्कस हस्बैंड एंड वाइफ एंड द फैमिली मेंबर्स की फर्दर मुझे क्या करना है कि बिकॉज आफ्टर डिलीवरी दे टेक दिस प्रॉपर डिसीजन एंड देन वी एक्ट अकॉर्डिंगली। मैम सो एक्चुअली हम लोग काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं उस हिसाब से कि जो भी पेशेंट है वो हमारे संपर्क में कम से कम 9 महीने या साल भर आता है, और वो एक समय है जो हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए ताकि उसकी एक ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो, और जो स्पेसिंग है बच्चों के बीच में वो भी इम्पॉर्टेंट है, और जो फैमिली प्लानिंग जो गाइडलाइंस हैं या जो उसको हम सलाह दे सकते हैं वो हम टाइम टू टाइम एक एप्रोप्रिएट वे से उसको देते रहें। तो इसी तरह से हम लोग एक जो सम्मानजनक प्रसव की देखभाल है वो कर सकते हैं। सो फैंटास्टिक। मैटरनिटी एंड मोर्टेलिटी रेट को भी हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नीलम जी। और मेरा अगला सवाल डॉक्टर शबाना आपको है। हर माँ ये चाहती कि उसका बच्चा एकदम हेल्दी हो, तो बच्चा हेल्दी होने के लिए प्रसव के पहले प्रसव के बाद कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ जोखिम कारक फैक्टर्स रहते हैं, तो आप कैसे एडवाइस करेंगे कि कैसे ये मूल्यांकन इसका किया जाए, और कैसे हम कोई भी जोखिम वाली प्रसव भी हो या लो रिस्क भी हो, लेकिन हमको एक ही चाहिए कि भाई बच्चा एकदम हेल्दी हो, तो इस चीज़ के लिए आप कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स कंसिडर करेंगे? जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। और जब हम फोकस कर रहे हैं अपने देश में मेटल मोर्टालिटी कम करने के लिए, तो हमें साथ में साथ फोकस करना है कि हमारी न्यूनेटल और पेरीनेटल मोर्टालिटी भी कम हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ ऑब्स्टेट्रिशियन या डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले डॉक्टर्स ही नहीं, बल्कि वहाँ पे काम करने वाली सिस्टर्स, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स अच्छी तरीके से ये जान लें कि जो न्यूबॉर्न होता है उसके लिए एक होती है न्यूनेटल स्क्रीनिंग, यानी नवजात शिशु की स्क्रीनिंग, जो कि शुरू हो जाती है माँ के एंटीनेटल पीरियड से, जहाँ पे हमें पता चलता है कि बच्चा अगर कम समय में डिलीवर हो रहा है या बच्चा जो है वो लो बर्थ वेट डिलीवर होने जा रहा है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, तो वहाँ पे सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर के साथ साथ ऑब्स्टेट्रिशियन दोनों को ही सतर्क रहना है। दूसरा पॉइंट आता है कि ज़्यादातर ही तो न्यूबॉर्न डिलीवर होते से ही क्राई कर लेते हैं। 85% यूजुअली न्यूबॉर्न 30 सेकेंड में ही क्राई कर लेते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा न्यूबॉर्न हैं, न्यूनेटल ऐसे बच्चे निकलते हैं जिनको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, क्या होता है न्यूनेटल केयर और क्या होता है न्यूनेटल रिससिटेशन, ये दोनों चीज़ें हमें हमारे वर्किंग डॉक्टर्स हर फैसिलिटी के और हमारी सिस्टर्स जो वहाँ पे लेबर रूम में काम कर रही हैं, जो हम लेबर केयर गाइड की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे न्यूनेटल केयर एज वेल एज न्यूनेटल रिससिटेशन की भी उन्हें जानकारी प्रोवाइड करनी है। इस जानकारी के लिए हमें एक जो लेबर केयर डिलीवरी रूम हम क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे एक न्यूबॉर्न कॉर्नर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है।
जिसको आप ये कह सकते हो कि इट इज़ प्रिपेयरिंग ऑफ अ न्यूबॉर्न रूम, यानी कि न्यूबॉर्न का रूम को बनाना। उसमें होता है प्री वार्म टॉवल्स हमें रखने, जो डिलीवरी कंडक्ट कराने जा रही हैं सिस्टर्स भी, ट्रेंड वर्कर्स भी, डॉक्टर्स भी, उन्हें बताना है कि डिलेड कॉर्ड क्लम्पिंग की क्या फ़ायदे हैं। इसके साथ हमें बताना है कि जो पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा म्यूकस एक्सट्रैक्टर और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज़ होती थी, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। तो जो नोज़ हैं, व्हाट नॉट टू डू शुड बी एम्फेसाइज, ये हमें बिल्कुल बताना है कि ये नहीं करना है। इसके अलावा उस डिलीवरी रूम का टेम्परेचर सेटल होना चाहिए, प्री वार्म टॉवल्स वहाँ पे रखे होना चाहिए। ये एक न्यूबॉर्न रूम की नेसेसिटीज़ हैं। सिमिलरली गोल्डन फर्स्ट मिनट पे फॉक्सी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसलिए दूर दूर हर जगह हेल्थ केयर फैसिलिटी में हमें ये मैसेज पहुंचाना है कि जो गोल्डन फर्स्ट मिनट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसी पीरियड में अगर हम न्यूबॉर्न केयर या न्यूबॉर्न रिससिटेशन कर देंगे तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, बच्चे को जल्दी बचा पाएंगे, ना कि हम टाइम वेस्ट करें। तो दैट द मैसेज एंड द जिस्ट एंड द की मैसेज हियर कि गोल्डन फर्स्ट मिनट रिससिटेशन एंड केयर इज़ रियली मैंडेटरी। गोल्डन फर्स्ट मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा न्यूबॉर्न रिससिटेशन के अलावा इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे बहुत फोकस करना है, जैसे कि बच्चे को टच करने से पहले, उसको छूने से पहले हाउ टू डू द हैंड हाइजीन, हाउ टू वेयर ग्लव, ये छोटी छोटी मामूली चीज़ें हैं, लेकिन शुड बी एम्फेसाइज बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन। एंड स्पेशल केयर प्री टर्म बेबीज और लो बर्थ वेट बेबीज को देना है। एंड यस, कंगारू मदर केयर एंड ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत ज़्यादा हमें एम्फेसाइज करना है, क्योंकि वही एक चीज़ होती है जिससे हम अपने सुरक्षित मातृत्व के साथ सुरक्षित न्यूनेटल एंड सुरक्षित बच्चा भी प्रोवाइड कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से आपने बताया। ये मतलब जितना कि माता सही स्वस्थ हो, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि शिशु भी स्वस्थ हो, और ये सबने जानना चाहिए कि इस के लिए सबने प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सब लेबर रूम ऑल्सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ डिलीवरी, वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव अ न्यू बॉर्न, और शिशु को रिसीव करने के लिए आपका एक कॉर्नर रेडी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छे से पॉइंट्स बताए। ओवर टू यू जयदीप। मानसी जी, जैसे कि हमने अभी सुना कि लेबर रूम के अंदर इंट्रापार्टम केयर के साथ साथ बच्चे की केयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें छोटे छोटे से भी जो एक्शंस हम लोग लेते हैं उसका बहुत महत्व है। बट एक बहुत बड़ा एक्शन है जिसका बहुत बड़ा रोल है उस नियोनेटल केयर में, और वो है स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? यस, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। आजकल धीरे धीरे लोग उसको कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि WHO दो एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसने स्ट्रेस किया है कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इसका मतलब बहुत जल्दी जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उसको तुरंत 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देना चाहिए। एंड दिस 1 आवर इज़ कॉल्ड द गोल्डन आवर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस वक्त बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू किया जाए। एंड उसके बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू किया जाए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स बोला जाता है। इसका मतलब ड्यूरिंग दैट फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ बेबी का उसको उसके ब्रेस्ट मिल्क के अलावा और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ यू आर डूइंग ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, उसका सब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सब उसी में फुलफ़िल हो जाता है। इवन आपको उसको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ओनली ब्रेस्ट फीडिंग से उसका ऑल न्यूट्रिशन मिल जाता है। उसके बाद हमारा बहुत रिसर्च हुआ है एंड इससे पता चलता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इम्प्रूव्स द चाइल्ड्स हेल्थ, बच्चे का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है विथ ब्रेस्ट फीडिंग। एंड हम लोग थोड़ा मोर्टेलिटी जो होता है, बच्चे का मर जाने का अर्ली मंथ्स में रिस्क रहता है, वो भी काफ़ी कम हो जाता है इफ़ वी डू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। सो दिस पार्ट हैज़ टू बी कन्वेड टू ऑल मदर्स, एंड उनको समझना चाहिए कि ये ब्रेस्ट फीडिंग उनके बेबी के हेल्थ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। एंड ब्रेस्ट मिल्क वैसा देखा जाए, इट इज़ सेफ, इट इज़ क्लीन एंड इट कंटेन्स एंटीबॉडीज़, जो मदर से बच्चे को मिलता है एंटीबॉडीज़ टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज़ेस। सो उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है बच्चे को, ताकि उसको कोई बीमारियां कम होते हैं। डब्बा फीड के अलावा जो बच्चे लेते हैं
उनके इफ़ यू कंपेयर उनसे तो ब्रेस्ट फेड बच्चों को कम इन्फेक्शंस होते हैं एंड वेरी कॉमन इलनेसेस को फाइट करने के उनकी ताकत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट ब्रेस्ट मिल्क को लिक्विड गोल्ड बोला जाता है, सो दैट इट मदर्स अंडरस्टैंड कि उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है फॉर द बेबी। इट प्रोवाइड्स सब न्यूट्रिशन देता है पहले 6 मंथ्स में, और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है बच्चे को देने के। एंड फॉर द सेकेंड हाफ इट प्रोवाइड्स हाफ ऑफ द न्यूट्रिशन, मतलब 6 महीने के बाद 1 साल तक भी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करे एंड इन एडिशन टू दूसरा खाना उसको ब्रेस्ट फीडिंग से हाफ द न्यूट्रिशन उसको मिलता है। एंड इन द नेक्स्ट ईयर ऑफ लाइफ उसको 1/3 ऑफ द न्यूट्रिशन मिलता है, एंड दैट मीन्स अप टू द सेकेंड ईयर। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के? बेनिफिट इज ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड्स, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट विद द चाइल्ड्स मदर और बच्चे के बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहता है विद ब्रेस्ट फीडिंग, एंड इट्स अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑल्सो। एंड इम्प्रूव्ड इंटेलिजेंस, देखा गया है कि इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट, ये सब अच्छा रहता है बच्चे के लिए। एंड इट प्रिवेंट्स इमर्जेंस ऑफ दीज डिजीजेस जो है, जो डायबिटीज लाइक डायबिटीज़, एनीमिया एंड रिकेट्स, ये सब भी ब्रेस्ट मिल्क फेड किए हुए बच्चों में बहुत कम रहता है। And breast milk contains all the nutrients that the baby needs in the first 6 months. So this ये बात हम अगर हर मदर को समझाएं and teach them how to breastfeed in the early months. In fact, throughout pregnancy हम उनको समझाएं कि you are going to breastfeed your baby, so that उस psychologically prepared रहता है कि after birth she has to breastfeed her baby. That is most important. सब बच्चों को अगर mothers breastfeed करें तो we will have much less neonatal deaths in our country. Thank you. थैंक यू। आई थिंक आपने बहुत ही अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग की जो विशेषताएं हैं वो आपने बताई, और मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे से जो कदम हैं, अगर हम अपनी इंट्रापार्टम केयर के अंदर उनको जोड़ लेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ केयर और हमारा सम्मानजनक जो प्रसव का देखभाल है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। और ये मैं चाहूँगी कि आप सब इन छोटे छोटे कदम को अपने केयर के अंदर जोड़ें, और ताकि हम अपनी मैटरनल मोर्टेलिटी और नियोनेटल मोर्टेलिटी को बहुत कम कर सकें। थैंक यू वेरी मच।